आज हम सीपीसी के सेक्शन 136 से 143 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 136 कहता है प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। जब कोर्ट एक शहर में एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो और किसी व्यक्ति को अदर डिस्ट्रिक्ट में या संपत्ति को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुर्क करानी हो या व्यक्ति को अरेस्ट कराना हो, तब कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में सेक्शन 136 कहता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट स्थित है और अदर डिस्ट्रिक्ट में वो पर्सन है जिसे अरेस्ट करना है या उस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तब क्या करेंगे। जब पहली डिस्ट्रिक्ट उसमें इशू वारंट और समन, वारंट भेजती है व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए या समन भेजती है संपत्ति को कुर्क करने के लिए, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगी। वह कोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दूसरे शहर के डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगी और वो डिस्ट्रिक्ट जज अपने सबऑर्डिनेट, अपने नीचे जो जज जिसके अंडर में वह क्षेत्र आता है उसको भेज देगा और वह जज उस व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट कराएगा जैसे उसने जारी किया हो या उस प्रॉपर्टी को कुर्क कराएगा। अब कुर्क कराने के बाद या अरेस्ट करने के बाद पर्सन को वो इंफॉर्मेशन उस कोर्ट को भेजेगा जिस कोर्ट ने इसको समन या वारंट जारी किया है। ये सब क्लॉज 2 कहता, और सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर वह व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है वो तत्काल श्योरिटी दे देता है कि साहब मैं इस तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा, या ऐसी श्योरिटी देता है कि इस समय जो संपत्ति कुर्क की जानी है उसका पैसा अदा कर देंगे, तो वह कोर्ट अदर डिस्ट्रिक्ट का उसकी श्योरिटी ले लेगा और उसे छोड़ देगा। श्योरिटी लेने के बाद में उसकी डिटेल को लिखते हुए पूर्व डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट को जहां से सम्मन जारी किया गया वह या वारंट जारी किया गया वहां को भेज देगा। तो ये बात सेक्शन 136 में कही गई। सेक्शन 137 कहता है लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज है, सिविल कोर्ट है और सीजीएम कोर्ट्स, ये सब किसके सबऑर्डिनेट हैं? हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। तो इन्होंने कहा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगी उनका लैंग्वेज क्या होएगा, तो हाई कोर्ट अगर अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, मतलब सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट को चेंज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लैंग्वेज, अगर वो चाहता है कि उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज ये होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के सलाह से, स्टेट गवर्नमेंट के सजेशन से उसे डायरेक्ट कर सकता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज ये होगी। दूसरी बात कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां की भाषा हिंदी है, इंग्लिश है या जिस भाषा में चाहती है उस भाषा में उसे चेंज कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ये इसके सब क्लास 2 में कहा गया। सब क्लास 3 में कहा इफ एविडेंस, अगर किसी को एविडेंस किसी जज को लेना है और वह अदर लैंग्वेज का है तो उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उस एविडेंस को वो लिख सकता है। इसमें इस बात की कहा अदर लैंग्वेज देन रिटन इन इंग्लिश, अगर उसकी लैंग्वेज भाषा कोर्ट की भाषा से अलग है, कोर्ट में हिंदी चलती है और उसकी भाषा अरबी है, तो वो क्या करेगा कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में उसके एविडेंस को नोट करेगा। ये बात सेक्शन 137 में कहेगी। सेक्शन 138 में कहा गया पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश।
जो हाई कोर्ट का पावर है, अभी 137 में ही बता चुके हैं, जो हाई कोर्ट का पावर है उस पावर से उसे इंग्लिश में किसी जज को जिसको भाषा प्रॉब्लम है वो लिखने का निर्देश दे सकती है। हाई कोर्ट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देने के पश्चात अगर किसी जज को एविडेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है उस भाषा में, तो वो ये डायरेक्ट कर सकता है उसके अपील पर, उसके रिक्वेस्ट पर कि वह उसे इंग्लिश में लिख सकता है। इसकी सेकंड बात कह दी गई जजेस गिवन एनी रीजन, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लिख सकता, तो उसके न लिखने का डिटेल से कारण लिखना होगा कि वो इसलिए उस भाषा को जिसको कोर्ट ने कहा है वो नहीं लिख सकता, और परमिट करेगा कि उसे इंग्लिश में अगर नहीं लिखना है तो अदर लैंग्वेज में लिखे, या जो वहां की भाषा है उस भाषा में वह लिखे, वह एविडेंस को लिख सकता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोर्ट ने कहा कि वहां की भाषा तमिल है और वो व्यक्ति तमिल नहीं लिख सकता, तो अपना पूरा डिटेल लिख करके भेजेगा कि इसे हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। अगर हाई कोर्ट या वह कोर्ट जहां पर वो लिख करके भेजता है उसे परमिट करता है तो वह उस भाषा में या इंग्लिश भाषा में उसे लिख सकता है। अब सेक्शन 139 कहा है ओथ ऑन एफिडेविट बाय whom to be administered। अब जो ओथ होगी वो किनके समझ की जा सकेगी, इसके बारे में सेक्शन जो है 139 बताता है कि ओथ किसके द्वारा लिखी जाएगी। तो इसमें कहा गया कि शपथ पत्र किसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, शपथ पत्र में उसको बताया गया। तो पहली बात कहा कोई भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट या कोर्ट को जो सक्षम अधिकारी है या जज जिसको परमिट करता है, बेंच जिसको परमिट करती है, वो उसको ओथ दिला सकता है या मजिस्ट्रेट स्वयं उसको ओथ दिला सकता है। दूसरी बात कहा नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन जो नोटरी अपॉइंट किया गया वो उसको शपथ दिला सकता है। इसकी अगली बात कही कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, जिसे हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो उसको शपथ दिला सकता है। लास्ट बात कही कि अदर कोई कोर्ट ऐसा है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने निमित्त साधारणता या विशेष रूप से पावर दिया है वह और नियुक्त किया है वहां का अधिकारी को शपथ दिलाने के लिए, वह भी उसे शपथ दिला सकता है। तो इतने अधिकारी जो है ये चार, वो किसी एफिडेविट में शपथ पत्र में शपथ दिला सकते हैं। अब सेक्शन 140 कहा असेसर्स इन केसेस ऑफ साल्वेज एक्सेट्रा। इसमें क्या बात कही, इसमें दो तरीके के केस के बारे में बात कही सेक्शन 140 में। एक तो एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी, ये दो तरीके के केस हैं, ये दो तरीके से केस हैं। इन केसों को कहते हैं नावाधिकरण या उपनावाधिकरण। इन केसेस को ये दो केस कहते हैं, ये नावाधिकरण या उपनावाधिकरण या एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी। इनमें सारे सेनाओं के केस या अन्य केस आते हैं, नाविका नौसेना के केस या थल सेना के केस, ऐसे केस आते हैं। इसमें से उन केसेस में अगर साल्वेज, वेज या कोलिजन की बात है, साल्वेज मतलब उद्धरण, अनुकर्षण या टक्कर का मामला है,
अगर ये 3 बातों का मामला है तो जो उसकी ओरिजिनल कोर्ट है, ओरिजिनल कोर्ट मतलब प्रिंसिपल कोर्ट है जहां पर दावा किया गया, या उसकी अपीलेट कोर्ट है जहां पर उसका अपील का ज्यूरिडिक्शन है, उन दोनों कोर्टों को ये पावर है कि हेल्प के लिए, उस केस को सॉल्व करने की हेल्प के लिए अगर कोई पार्टी उसमें एप्लीकेशन देती है और कोर्ट ये समझती है कि ये एप्लीकेशन उचित है, तो वह दो एसेसर, दो असिस्टेंट को समन कर सकती है, दो एसेसर्स को समन कर सकती है, और वो एसेसर्स जब कोर्ट में उपस्थित होंगे उनकी फीस उनको दी जाएगी, और वो फीस कोर्ट निर्धारित करेगी कि उन पक्षकारों में से कौन पक्षकार उसकी फीस देंगे। ये बात सेक्शन 140 में कही कि अगर 2 तरीके के केस है, उन तरीकों के केस में अगर कोर्ट ये चाहती है, पक्षकार ये चाहते हैं कि उसमें असेसर को बुलाया जाए, तो असेसर बुलाया जा सकता है उनके एप्लीकेशन पर अगर कोर्ट चाहती है, और जब वो उपस्थित होंगे तब उनकी फीस उसको दी जाएगी। अब बात आती है सेक्शन 141 को मिसलिनियस प्रोसीडिंग्स। मिसलिनियस प्रोसीडिंग्स में क्या कहा कि अगर कोई ऐसा दावा है सिविल, अगर कोई ऐसा दावा मिसलिनियस दावा है, मिसलिनियस दावा मतलब उसमें कोई और भी क्रिमिनल या अदर केस के साथ में वो दावा किया गया है, तब अगर कोई और सपोज करते हैं कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत या चेक बाउंस के तहत दावा दायर किया गया, तो अब क्या है, प्योर सिविल में नहीं है, तो अब इन्होंने कहा कि जो ऐसे मिसलिनियस दावे हैं, जो प्योर सिविल नहीं है, मिसलिनियस दावे हैं, उन दावों में जहां तक संभव है, जहां तक पॉसिबल है, उनकी प्रोसीडिंग में, उनकी प्रक्रिया में सिविल प्रोसीडिंग जो इस एक्ट में है उसको अप्लाई किया जाएगा। जहां तक संभव है मिसलिनियस दावों में सिविल प्रोसीडिंग के नियम जो हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिए गए वो अप्लाई की जाएंगी। ये बात सेक्शन 141 में कह दी गई। अब सेक्शन 142 कहा ऑर्डर्स एंड नोटिसेस टू बी इन राइटिंग। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर जारी करती है या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए नोटिस जारी करती है, कुर्क करने के लिए नोटिस जारी करती है, या कोई भी प्रोसेस के लिए नोटिस जारी करती है या ऑर्डर करती है, तो इन्होंने कहा ओरल नहीं होगा, किसको बुला लिया जाए, शैल बी इन राइटिंग, वो लिखित में होगा। ऑर्डर करेगा तो कैसा होगा, लिखित में होगा, समन करेगा तो कैसा होगा, लिखित में करेगा, ओरल कुछ नहीं करेगा। अब सेक्शन ये हो गया 142। सेक्शन 143 का रहा पोस्टेज। पोस्टेज का मतलब कि कोई भी कोर्ट अगर नोटिस जारी करती है या समन जारी करती है या कोई लेटर जारी करती है, तो जाहिर है कि उसे जारी करेगी तो उसमें टिकट लगेंगे, पोस्टेज स्टैंप लगेगा, टिकट लगेगा कोरियर करने के लिए या डाक से भेजने के लिए। तो इन्होंने कहा कि अगर उसे डाक से भेजना है या किसी व्यक्ति के पास भेजना है तो उसमें जो डाक के लिए फीस निर्धारित होगी, फी फॉर रजिस्टर शैल बी पेड, अगर जो फीस निर्धारित की गई वह इनको नोटिस समन या लेटर जारी करने के पहले ही कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। जो टाइम दिया गया विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड बिफोर सेंड, उसको भेजने के, किसको, नोटिस समन या लेटर्स को भेजने के पहले उसको फीस कोर्ट जमा कराएगा, फिर उस पर पोस्टेज स्टैंप लगा करके उसको भेजेगा। एक बात इसमें सब प्रोविजन कर दिया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है
तो इस पोस्टेज को रिमिट कर सकती है, इसे हटा सकती है, इसको माफ कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जो लेटर्स, नोटिस या समन जारी किए जाए उनमें पार्टी से पोस्टेज चार्ज न लिया जाए, तो ऐसा वो कर सकती है अपने निर्देश दे करके। तो अभी सेक्शन 136 से लेकर के सेक्शन 143 तक इजी सेक्शन से क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 144 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।